जनादेश ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसे समझने के लिए हमें अखबार की सुर्खियों से कहीं गहरे उतरना पड़ता है। हमें जमीन पर जाना होता है, आंकड़ों की खामोशी को सुनना पड़ता है और उन सिग्नल्स को पकड़ना पड़ता है जो आने वाले कल का नक्शा बनाते हैं। आज हम एक ही विधानसभा क्षेत्र राफियाबाद के जनादेश का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ चुनावी हिसाब किताब नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग का एक ब्लूप्रिंट है। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है, राफियाबाद के एक बाशिंदे का सवाल। मेरे पास पीएचडी है, लेकिन मैं करीब $200 कमाता हूं। जब कोई उम्मीद ही न हो तो मैं किस लिए वोट करूं? ये सिर्फ एक इंसान का दर्द नहीं है, ये उस गहरी आर्थिक पीड़ा और निराशा का प्रतीक है जो वोट देने के फैसले पर असर डालती है। जब उम्मीद कमजोर पड़ती है तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं? तो ये कहानी है राफियाबाद की, जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में बसा एक विधानसभा क्षेत्र। ये ग्रामीण इलाका है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक रूह है, और यहाँ की सियासत, यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की उम्मीदों से सीधी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की आवाज की, क्योंकि कोई भी रणनीति, कोई भी विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक वो लोगों की असलियत से न जुड़ा हो। हमें ये समझना होगा कि राफियाबाद के लोग हैं कौन, वो जीते कैसे हैं और उनकी बुनियादी जरूरतें और उम्मीदें क्या हैं। ये आंकड़े देखिए, ये राफियाबाद की पहचान है। लगभग 96% मुस्लिम आबादी, अनुसूचित जाति या जनजाति ना के बराबर, और ये इलाका लगभग पूरी तरह से ग्रामीण है। लोगों की जिंदगी खेती और खास तौर पर सेब के बागों पर टिकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की सियासत जाति के पुराने गणित पर नहीं, बल्कि मकामी पहचान और रोजमर्रा की आर्थिक हकीकत पर चलती है। अब जमीन की आवाज से जरा आंकड़ों की खामोशी की तरफ चलते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो नंबर कहे नहीं जाते वो सबसे बड़ी कहानी कह जाते हैं। ये आंकड़े हमें वोटर्स के बदलते मिजाज और सिस्टम से बढ़ती उनकी दूरी का साफ साफ एहसास कराते हैं। ये जो चार्ट है, ये पहली बड़ी चेतावनी है। 2014 में जहां लगभग 69% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 62% पर आ गया। करीब 7 पॉइंट्स की ये गिरावट कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बढ़ती हुई उदासीनता का, मोहभंग का। इसका मतलब है कि वोटर चुप हो रहा है। अब जरा 2024 के नतीजों पर नजर डालते हैं। जीतने वाली पार्टी जेकेएनसी को लगभग 40% वोट मिले, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बाकी के 60% वोट पूरी तरह से बटे हुए हैं, जेकेएपी, आजाद उम्मीदवार और दूसरी पार्टियों में। ये तस्वीर एक बिखरे हुए जनादेश की है। और फिर आता है ये नंबर 9202। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रही पार्टी के बीच का फासला है। यही वो जमीन है जिस पर अगली सियासी जंग लड़ी जाएगी। किसी भी नए दावेदार के लिए ये नंबर एक सीधा मैसेज है कि अगर वो बिखरे हुए 60% वोट को एक साथ ला सकें तो जीत मुमकिन है। तो सवाल उठता है, ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो मोहभंग है, इसकी वजह क्या है? अब हम इस असंतोष की शारीरिक रचना को समझने की कोशिश करेंगे, उन वजहों की तह तक जाएंगे जो इन आंकड़ों के पीछे छुपी हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक संवाद यहीं से शुरू होता है, जहां हर आवाज को सम्मान मिले। देखिए, राफियाबाद की सियासत में एक दिलचस्प पैटर्न है। दशकों तक जेकेएनसी का दबदबा रहा, फिर 2014 में पीडीपी ने 32% से ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल की। लेकिन 2024 तक आते आते पीडीपी का वोट शेयर महज 2% पर आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है। जब एक जीती हुई पार्टी का आधार इस तरह ढह जाता है तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन पैदा होता है। हजारों वोटर्स बिना किसी सियासी ठिकाने के रह जाते हैं, और यही खालीपन किसी भी नई राजनीतिक शक्ति के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। ये हीट मैप देखिए, ये लोगों की असल परेशानियों का आईना है। नौजवानों में बेरोजगारी, खेती और बागबानी का संकट, खराब सड़कें और बिजली की कमी, ये वो मुद्दे हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ये वही मुद्दे हैं जो हमें उस पीएचडी होल्डर के सवाल पर वापस ले जाते हैं। ये आर्थिक नाउम्मीदी का एक चक्र है। तो यहाँ हम एक बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं। जब लोगों की जरूरतें इतनी साफ हैं, इतनी सीधी हैं, तो फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम उन पर असरदार तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल हमें सिर्फ समस्या के विश्लेषण से समाधान की खोज की तरफ ले जाता है।
तो अब बात करते हैं एक मुमकिन रास्ते की, एक ब्लूप्रिंट, विश्वास का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये उन वोटर्स के साथ उस टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाने का एक तरीका है जो खामोश हो गए हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक चार तरफा रणनीति। पहला, चुनावी सिद्धांत, एक मकामी भरोसेमंद चेहरा ढूंढना और बूथ लेवल पर मजबूत रणनीति बनाना। दूसरा, नैरेटिव सिद्धांत, विचारधारा की बहसों से हटकर अमन और तरक्की की बात करना। तीसरा, संसाधन सिद्धांत, सेंट्रल फंड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल करना। और चौथा, संगठनात्मक सिद्धांत, जमीनी स्तर पर बिल्कुल स्क्रैच से एक नई टीम खड़ी करना। और इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है सही उम्मीदवार। हम इसे आर्कीटाइप कैंडिडेट कहते हैं। ये वो शख्स है जो उसी मिट्टी में पैदा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो, पब्लिक सर्विस का तजुर्बा रखता हो, जो किसानों के दर्द को भी समझे और नौजवानों की उम्मीदों से भी जुड़ सके। सबसे जरूरी है बाहरी होने के एहसास को खत्म करना। और आज की दुनिया में ये रणनीति जमीन पर कैसे उतरेगी? डिजिटल तरीकों से। गांव के हिसाब से बने व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां विकास की खबरें शेयर हों और अफवाहों को रुका जाए। छोटी छोटी वीडियोस जो मकामी कामयाबियों की कहानियां बताएं। गलत खबरों का मुकाबला करने के लिए फैक्ट चेकिंग कैंपेन। और कश्मीरी जबान में कंटेंट जो सीधा लोगों के दिल से जुड़े। लेकिन ये सारी रणनीति, सारे दांव पेच आखिर में एक ही चीज पर आकर टिकते हैं, और वो है शासन, एक वादे के तौर पर। क्योंकि रणनीति का आखिरी मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता, बल्कि उस वादे को पूरा करना होता है जिसके लिए सियासत होती है। भरोसे की इस जमीन को दोबारा सींचने के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं होते। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डिलीवरी के लिए, यानी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा सिस्टम जो जवाबदेह हो। और ये भी जरूरी है कि लोगों की निजता का सम्मान हो, उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न हो, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क कहता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर डेटा जीत का रास्ता दिखा सकता है, तो क्या वही डेटा हर नागरिक के लिए सच्ची तरक्की और सम्मान का रास्ता भी दिखा सकता है? चुनावी रणनीति का असल मकसद तो यही होना चाहिए। लोकतंत्र की असली जीत इसी में है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.